बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? CS 201 की इस फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की वीडियो में आज हम आपको वेलकम कहते हैं। तो सब्जेक्टिव टाइप की हम आज दूसरी वीडियो कवर करने जा रहे हैं, यानी इसमें आज हम पेपर 2 जो है वो अपना देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने पेपर 1 रिव्यू नहीं किया तो मैं उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो काइंडली आप वो 10 क्वेश्चंस हमने जो अटेम्प्ट किए थे लाइव, आप वो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सीख रहे होंगे कि आपने अपने सब्जेक्टिव टाइप का जो सेक्शन है उसको आपने कैसे प्रिपेयर भी करना है एक तो, और कैसे रिस्पॉन्ड करना है। और दूसरी चीज़ जो आप हासिल करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद वो ये है कि अब इस वीडियो के बाद अब आपके 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे, इनफैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने कुछ और भी किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ अब आप 20 क्वेश्चन रिव्यू कर लेंगे तो एक अच्छी इंसाइट आपको मिल जाएगी, और हम कोशिश करेंगे कि शायद 10 क्वेश्चन आपके लिए और भी अपलोड कर दें अगर आपने रिक्वेस्ट की तो यूँ एक आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो रिलेटिवली थोड़ा सा शॉर्ट या कम लिखना पड़ेगा। हमें 3 से 4 लाइनें काफ़ी होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, इफ वी वांट टू सेंड द डेटा बाय रेफरेंस एंड डू नॉट वांट दैट ओरिजिनल शुड बी अफेक्टेड, देन व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट एनी चेंज। आप जब किसी डेटे को बाय रेफरेंस भेजते हैं तो इसका मतलब है आप एड्रेस भेज रहे हैं, और इसमें आपको पता है कि एड्रेस पे जाके वो फंक्शन एक्चुअल पैरामीटर को चेंज कर सकता है। लेकिन साथ ही वो ये कह रहे हैं कि अगर हम नहीं चाहते कि वो फंक्शन जो है वो चेंज करे, आप अपने ओरिजिनल डेटा को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपका ओरिजिनल डेटा चेंज हो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो ऐसी सूरत में आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपने ओरिजिनल कंटेंट को रेफरेंस से भी आपने भेजना है क्योंकि रेफरेंस एफिशिएंट है, लेकिन स्टिल आप चाह रहे हैं कि कोई तब्दीली ना हो। तो इसको आप कैसे प्रिवेंट करेंगे, इस चीज़ को कैसे महफूज करेंगे या इंश्योर करेंगे कि ओरिजिनल कंटेंट जो है वो ओरिजिनल पैरामीटर है वो चेंज नहीं हुआ। तो आपको याद होगा हमने जब लास्ट टाइम MCQs में भी इस तरह के क्वेश्चंस देखे थे कि जब आप इस तरह की सिचुएशन में हो और आप चाहते हो कि आप बाय रेफरेंस भेजें कंटेंट को या अपने डेटे को, उसकी कॉपी भी ना भेजें और रेफरेंस भेजें, और दूसरा तब्दील भी ना हो, चेंजिंग भी नहीं हो, कोई करना चाह रहे आप या उससे बचना चाह रहे हैं, कोई तब्दीली ना हो, तो ऐसी सूरतें हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट रेफरेंस भेजते हैं। ये आपका किसी बिल्ट इन डेटा टाइप का भी हो सकता है, और अगर आपकी कोई क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट आपने पास किया हुआ है तो वो भी आप भेज सकते हैं, या वो भी ऑब्जेक्ट जो है वो आप उसका कांस्टेंट रेफरेंस पास कर सकते हैं। ये चीज़ हमने बिल्ट इन के लिए भी देखी थी, आपको याद हो। अगर ये चीज़ हमने स्ट्रक्चर के लिए भी देखी थी कि स्ट्रक्चर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था और उसका कांस्टेंट रेफरेंस हमने पास किया था, ये भी हमने देखा था। एक क्लास का ऑब्जेक्ट हम पास करते हैं कांस्टेंट रेफरेंस, ये हम ओवरलोड में काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। तो कांस्टेंट रेफरेंस जो है वो इसका हल है या इसका सोल्यूशन है। अब फॉर्मल इसका रिस्पॉन्स देख लेते हैं कि हम क्या करेंगे कि टू सेंड डेटा बाय रेफरेंस वाइल प्रिवेंटिंग एनी मॉडिफिकेशन टू ओरिजिनल डेटा वी कैन यूज़ ए कांस्टेंट रेफरेंस। ठीक है, असल में जो की है वो ये है कि आप कांस्टेंट रेफरेंस से भेज सकते हैं। ये चीज़ इंश्योर करती है कि जो फंक्शन इसको रिसीव कर रहा है, इस डेटे को, इस ऑब्जेक्ट को, वो इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता क्योंकि कांस्टेंट रेफरेंस है। अब वो सिर्फ रीड कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। तो ये चीज़ इंश्योर हो जाती है कि आप रेफरेंस भी भेज देते हैं स्टिल, बट वो रीड होता है, अमेंड नहीं होता, कुछ चेंज एरर अपडेट नहीं हो सकता, वो फंक्शन नहीं कर सकता जिसको आप रेफरेंस भेजते हैं। Using constant reference provides the efficiency of passing the reference, avoiding a copy of data। एक तो देखिए आपने रेफरेंस से क्या कर लिया, वो जो आप कॉपी भेजते थे ना, आपने उससे तो अवॉइड कर लिया, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ आप इस कांस्टेंट रेफरेंस से क्या कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं द डेटा रिमेन्स अनचेंज्ड। जो आपका डेटा जो आप पास कर रहे हैं कांस्टेंट रेफरेंस से, अब आपने वो भी इंश्योर कर लिया कि वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो भी अनचेंज रहेगा। तो आप कॉपी से भी बच गए कांस्टेंट रेफरेंस से, और आपका डेटा भी चेंज नहीं हुआ। तो इतना रिस्पॉन्स आप लिखना चाहें तो वो भी काफ़ी है, लेकिन अगर आप इसकी एक एग्जांपल देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। ये देखें, हमने एक एग्जांपल दी है, आपके साथ शेयर की है कि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और कर दें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो वॉइड इस फंक्शन की रिटर्न टाइप है, प्रिंट डेटा ये कुछ प्रिंट कर रहा है,
और ये देखिए कॉन्स्ट का कीवर्ड हमने यूज़ किया हुआ है और ये रेफरेंस यूज़ किया हुआ है। ये डेटा नाम का कोई एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का आप देख सकते हैं, इसके लेफ्ट साइड पे INT एम्परसेंड लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये कि इंटीजर टाइप का एक रेफरेंस भेज रहे हैं और ये रेफरेंस आप देख सकते हैं ये क्या है, कांस्टेंट रेफरेंस है। तो इस डेटा के वेरिएबल को हम सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कहीं कंप्यूट करने के दौरान इस्तेमाल की जा सकती है, बट इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो फाइनल हमारा कंक्लूजन क्या हुआ कि हम किसी डेटे को, किसी वेरिएबल को, किसी ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं विद अ कांस्टेंट रेफरेंस, वैल्यू यूज़ होगी बट चेंज नहीं होगी। यही हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर मैनिपुलेटर्स, गिव एन एग्जांपल। तो मैनिपुलेटर्स आपको पता है आप यूज़ करते हैं सी इन सी आउट के साथ यूज़ करते हैं, तो ये आपकी डेटा फॉर्मेटिंग वगैरह जो है वहाँ इस्तेमाल होता है। सबसे आसान मिसाल आप ले सकते हैं, आपने एंड लाइन जो है वो मैनिपुलेटर यूज़ किया हुआ है सिंस द डे फर्स्ट। ठीक है, वैसे तो आप बैकस्लैश n भी यूज़ कर लेते हैं कि आउटपुट पर जाके जो आपकी टेक्स्ट है वो नई लाइन पे प्रिंट हो, लेकिन ENDL जो अपनी स्टेटमेंट के बाद आप लिखते हैं 2 दफ़ा एंगल ब्रैकेट डाल के, तो उसका मतलब भी क्या होता है, नई लाइन। तो वो मैनिपुलेटर है, आपकी जो टेक्स्ट आउटपुट पर जा रही है उसको फॉर्मेट कर रहा है, अगली टेक्स्ट जो ENDL के बाद लिखी जाएगी वो नई लाइन पर लिखी जाएगी। तो ये क्या होता है, मैनिपुलेटर। तो क्विकली ज़रा इसका रिस्पॉन्स भी देख लेते हैं कि आपको कैसे लिखना है या कैसे लिखना चाहिए। तो इन द लैंग्वेज मैनिपुलेटर्स आर यूज मेनली इन द फॉर्मेटिंग ऑफ द आउटपुट। ठीक है, ये ज़्यादातर तो इनका काम ये होता है। और दीज हेल्प मॉडिफाई इन द इनपुट एंड द आउटपुट स्ट्रीम। तो मॉडिफाई कर देते हैं, जैसे हमने बात की कि एक स्टेटमेंट लिखेंगे सी आउट की तो वो पूरी एक लाइन पे लिखी जाएगी, लेकिन अगर बीच में आपने कहीं पे उसके आपने अगर ENDL यूज़ किया हुआ है तो ENDL जो है उसको क्या करेगा, ये पहली लाइन को प्रिंट करेगा और इसके बाद अगर कुछ सी आउट लिखा हुआ है तो इसको वो न्यू लाइन पे ले जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है बैकस्लैश n की तरह ही काम करता है। तो ये मैनिपुलेटर है। और सबसे आसान मिसाल भी हमने क्या ली हुई है, ENDL की ली हुई है कि ENDL जो है वो ऐसा मैनिपुलेटर है जो आपके आउटपुट स्ट्रीम पे टेक्स्ट आती है, ये जो भी जिस टेक्स्ट ने प्रिंट होना होता है, तो वो अगर उसके बाद या उसके दरमियान कहीं ENDL लिखा हुआ है तो वहाँ तक वो टेक्स्ट ले लेता है और प्रिंट करके फिर अगली लाइन पर कर्सर को ले जाता है, और बाकी चीज़ ये जो भी टेक्स्ट उसको पास करेंगे डेटा वेरिएबल वगैरह ऑब्जेक्ट्स, वो वहाँ पे प्रिंट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ द रिक्वेस्टेड मेमोरी इज़ नॉट अवेलेबल। आपने कोई मेमोरी एलोकेट करने की कोशिश की है लेकिन उतनी मेमोरी मुमकिन है अवेलेबल ना हो हीप के ऊपर, तो ये सिस्टम के अंदर मुमकिन है। देन व्हाट डज मैलक, कैलक एंड द न्यू ऑपरेटर रिटर्न। तो वो पूछ रहे हैं कि ऐसी सूरत में क्या मेमोरी अवेलेबल नहीं है, तो मैलिक ने, कैलिक ने और आपके न्यू ऑपरेटर ने, इन तीनों ने क्या रिटर्न करना है आपको। तो देखें मैलिक और कैलिक आपको पता है बाय डेफिनेशन ये क्या करते हैं, आपका नल पॉइंटर रिटर्न कर देते हैं अगर इतनी मेमोरी अवेलेबल ना हो। ठीक है, इसको नल भी लिखा जाता है और नल PTR भी लिखा जाता है। इसकी दोनों कन्वेंशंस ठीक हैं, आप चाहें तो नल लिख लें और चाहें तो इकट्ठा नल PTR लिख लें, दोनों एक का एक मतलब है। तो ये नल पॉइंटर रिटर्न करता है, वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए हम कहते हैं कि मेमोरी एलोकेट करें, और जब ये मेमोरी एलोकेट करता है इनमें से कोई फंक्शन भी हमने किसी पॉइंटर में वो डालनी होती है, तो जब हम किसी पॉइंटर में वो मेमोरी जो एलोकेट हुई है उसका रेफरेंस या एड्रेस डालते हैं और उस पॉइंटर को फिर हम चेक कर लेते हैं कि वो पॉइंटर अगर नल है या नल PTR है, तो इसका मतलब है ये दोनों फंक्शंस मेमोरी एलोकेट नहीं करवा सके साइज़ की वजह से, ये कोई और वजह भी हो सकती है पर ज़्यादातर साइज़ की वजह से होता है। तो फिर हमें पता चल जाता है, हम वहाँ पे अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं इफ़ में डाल के ये कंडीशन, और चाहे तो कुछ प्रिंट कर सकते हैं और चाहे तो प्रोग्राम क्लोज कर सकते हैं, कुछ और एक्शन हम कर सकते हैं जो कि मकसूद हो या करवाना चाहते हो। अलबत्ता न्यू के केस में ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। ठीक है, यानी हम जब न्यू का ऑपरेटर यूज़ करते हैं और उसको कहते हैं कि मेमोरी एलोकेट करो, तो वो न्यू का जो ऑपरेटर है वो मेमोरी एलोकेट तो करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर नहीं हो सकती, अगेन उतनी मेमोरी अवेलेबल नहीं है, तो ये एक एक्सेप्शन जो है वो जनरेट करता है एलोकेशन के हवाले से ही कि इतनी मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, तो वो एक्सेप्शन होती है। यहाँ पे ये क्या करता है, नल PTR रिटर्न करता है। तो अभी हम देख लेते हैं दोनों केसेस में कि आपको फॉर्मली रिस्पॉन्स है वो क्या लिखना होगा या कैसे लिखना होगा। लेट मी इरेज दिस फॉर अ व्हाइल सो यू कैन रीड क्लियरली।
So both malloc and calloc functions used for dynamic memory allocation in C. और अगर ये ना करवा सकें तो क्या करते हैं, ये नल पॉइंटर रिटर्न करते हैं आपके malloc और calloc. इन C++ इनफैक्ट हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेट करवाते हैं ज़्यादातर न्यू के ऑपरेटर से, और न्यू का ऑपरेटर अगर मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाता किसी वजह से तो ये क्या करता है, बैड एलोकेशन, ये एक्सेप्शन जो है वो थ्रो कर देता है या रिटर्न कर देता है। और इसको भी अगेन हम चेक करके देख सकते हैं अपनी इफ़ की कंडीशन में, आप इसको डाल के देख सकते हैं कि अगर आपके पास बैड एलोकेशन आ रही है इसका मतलब है मेमोरी आपकी एलोकेट नहीं हुई, और अगर ऐसा नहीं है, आपको कोई वैलिड पॉइंटर रिटर्न हुआ है तो इसका मतलब है मेमोरी एलोकेट हो गई है, एंड देन यू आर गुड टू गो। फिर आपने जो चीज़ें आगे करनी है प्रोग्राम में, यू मे प्रोसीड विद दैट। तो दोनों सूरतों में हम इफ़ की कंडीशन में चेक कर सकते हैं कि मेमोरी हमारी एलोकेट हुई है या भी किसी वजह से नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बुनियादी फ़र्क तो आपको वाज़ेह होगा क्योंकि एक फंक्शन और एक ऑपरेटर है, तो दोनों को ओवरलोडिंग जो आप करते हैं उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस बताना है कि बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो पहले ही तो फंक्शन ओवरलोडिंग से मुराद कि आप एक फंक्शन को ओवरलोड करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन होता है और फंक्शन की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, यानी आप लिखते हैं, उसकी डिक्लेरेशन लिखते हैं, फिर उसको कॉल करते हैं, डेफिनेशन होती है। ऑपरेटर अलबत्ता एक सिंबल होता है जो आप ओवरलोड कर लेते हैं अपनी क्लास के लिए, और जो मीनिंग आप देते हैं, जो बिहेवियर आप देते हैं ऑपरेटर को, फिर वैसे ही वो यूज़ होता है या वैसे बिहेव करता है। तो ये तो बुनियादी फ़र्क हो गया। फंक्शन ओवरलोडिंग इससे इसलिए भी मुख्तलिफ है कि फंक्शन में आप 2-3 फंक्शन लिख लेते हैं और उसके बाद डिपेंड करता है कि आपने पैरामीटर्स कितने दिए हैं, और उसके बाद फिर वो आपका कंपाइलर आपके रिस्पेक्टिव फंक्शन को कॉल कर लेता है। यानी उसमें अगर आपने 2 फंक्शन लिखे हुए हैं एक नाम से, जैसे फंक्शन ओवरलोड में हम करते हैं मोर देन 1 लिखते हैं हम, 3 अगर आपने लिखे हुए हैं एक ही नाम से, तो जब आप वही नाम नीचे इस्तेमाल करते हैं तो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स या टाइप ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर कंपाइलर डिसाइड कर लेता है कि उसने ऊपर जो आपने फंक्शन लिखे हुए हैं या जहां आपने डिफाइन किए हुए हैं, तो विच फंक्शन शुड बी कॉल्ड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर, या नंबर और टाइप ऑफ पैरामीटर दोनों में से किसी एक की बुनियाद पर उसने ये फैसला करना होता है। ऑपरेटर जब आप ओवरलोड कर देते हैं अपनी क्लास के किसी टाइप के लिए या क्लास के लिए, तो ऑपरेटर को जब भी आप अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ कॉल करेंगे या यूज़ करेंगे, तो वो कंपाइलर देखता है कि आपने अपनी क्लास के लिए ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड किया हुआ है, और उसको फिर बिहेवियर वही दे देता है। हमने कॉम्प्लेक्स की क्लास के लिए लिखा था कि हम 2 नंबर्स को या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं, तो वो हमें पता है कि रियल को रियल में ऐड करता है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर देता है। तो ये यानी बिहेवियर हमने दिया था प्लस ऑपरेटर के लिए, एक तो हमने प्रिंट के लिए दिया था और एक हमने प्लस के लिए दिया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने अर्ज़ कर दी कि फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग जो है वो किस तरह से बुनियादी तौर पे दोनों जो है वो मुख्तलिफ है। तो अभी हम देख लेते हैं इनका फॉर्मल रिस्पॉन्स जो है वो हम क्या कर रहे होंगे। इन फंक्शन ओवरलोडिंग वी डिफाइन डिक्लेयर फंक्शन इन मोर देन वन वे सच दैट इट डिफर्स फ्रॉम ईच अदर। ये हम भी कह रहे हैं कि हम एक फंक्शन को एक से ज़्यादा दफ़ा लिख लेते हैं, मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा दफ़ा लिख लेते हैं, और ये इस तरह लिखते हैं कि ये हर एक जो डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों ये थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। ये जो इनका डिफरेंस है ये नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स भी हो सकता है, एक में 2 आर्गूमेंट दिए, एक में 3 दिए हुए, और ये टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स भी हो सकता है। यानी सम के फंक्शन में हमने 2 ही ऊपर पैरामीटर लिए हुए हैं, 2 ही नीचे लिए हुए हैं, लेकिन एक सम का फंक्शन हो सकता है इंटीजर्स को सम कर रहा हो, और एक सम का फंक्शन जो है वो फ्लोट्स को सम कर रहा हो। और अब हमने पैरामीटर अगर इंटीजर दिए हैं तो पहला सम का फंक्शन कॉल होगा, और अगर हमने पैरामीटर दिए हैं फ्लोट या रियल नंबर्स तो फिर दूसरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। कंपाइलर देख लेगा कि अब आपके पैरामीटर्स टाइप डिफरेंट है, तो उसने कौन सा फंक्शन कॉल करना है। ये नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर भी हो सकता है। अगर आप नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स की यहाँ मिसाल लें तो हमने देखें इंटीजर रिटर्निंग टाइप है, सम उसका नाम है दोनों केसेस में, और फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने ये डिक्लेरेशन में 2 इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जबकि सेकंड में हमने 3 दिए हुए। तो अब जब फंक्शन आप कॉल करेंगे नीचे मेन में मिसाल के तौर पे, और आप कहेंगे कि सम इनटू ए कॉमा बी, तो अब आपने देखिए 2 पैरामीटर दिए हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला फंक्शन जो है इसकी डेफिनेशन कॉल हो जाएगी। और यही अगर आप कर रहे होंगे मेन के अंदर सम ए बी एंड सी, अब आपने 3 पैरामीटर दिए इंटीजर टाइप के, तो यहाँ इस केस में ये वाला फंक्शन जो है ये कॉल हो जाएगा, क्योंकि कंपाइलर देखेगा अब आपने 3 पैरामीटर्स पास किए हैं। ठीक है, तो ये तो होगा हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। ये हमारा नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के लिए है।
और टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के लिए अगर आप यहाँ पे फ्लोट यूज़ कर लेंगे, यानी दूसरी लाइन पे यहाँ इसका ओवरलोड हो जाएगा। अगर आप यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, यानी फ्लोट सम फ्लोट कॉमा फ्लोट। तो अब नीचे जाके अगर आप दो फ्लोट टाइप के वेरिएबल देंगे तो ये यानी जो दूसरा सम का फंक्शन है फ्लोट के लिए हम लिखेंगे ये वाला कॉल हो जाएगा। तो ये टाइप्स ऑफ पैरामीटर के ऊपर फंक्शन हमने ओवरलोड कर दिए। अब ऑपरेटर ओवरलोड जो है वो देख लेते हैं क्या होता है। कि ऑपरेटर को जब हम ओवरलोड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी कस्टम बिहेवियर देते हैं। ये कस्टम किससे मुराद हमारी क्या है, हमारी अपनी क्लास के लिए हो सकता है, ठीक है, ये हमारी अपनी क्लास के लिए हो सकता है, यूज़र डिफाइंड जिसे हम कहते हैं इसके लिए हो सकता है। और इन ऑपरेटर्स में जैसे हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी कर सकते हैं, और यहाँ तक कि हम अपनी मेमोरी एलोकेशन जो है न्यू और डिलीट उनको भी अपनी क्लास के लिए यानी कर सकते हैं ओवरलोड। हम बता सकते हैं मेमोरी एलोकेट जब न्यू के लिए करवानी है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी अपनी क्लास है तो हम बता सकते हैं इस क्लास के लिए आपने इस नोयत की मेमोरी जो है वो एलोकेट करनी है। तो यूँ हम अपने यूज़र टाइप के लिए ऑपरेटर्स को एक मीनिंग, एक बिहेवियर दे देते हैं कि उन्होंने किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से हमारी टाइप के साथ बिहेव करना है। तो ये क्या है, हमारा ऑपरेटर ओवरलोड है। क्वेश्चन नंबर 5 है द फॉलोइंग कोड सेगमेंट हैज़ एरर्स। ये अब देख लीजिए, कुछ एरर्स होंगे हमें लोकेट करने हैं, और अगर आप बता सकें तो आपने एक ब्रीफ सा बता देना है, एक शॉर्ट सा बता देना है कि इसमें एरर्स क्या हैं। तो सबसे पहले कोड सेगमेंट देखते हैं। तो क्लास का एक ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है मुख्तसर सा, तो उसमें सबसे पहले देखिए क्लास का कीवर्ड है, ये तो बिल्कुल ठीक है, सर्कल की क्लास हो सकती है, ये भी मान लेते हैं। तो पहले ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्लास में जो सबसे पहली गलती है वो क्या है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहली गलती यहाँ पे ये है कि ये जो कॉलन है ये क्लास के बाद नहीं होते, ठीक है। तो आप यहाँ साथ में लिखना चाहें तो आप यहाँ कमेंट आउट करके अपनी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे ये कॉलन जो आपने दिए हुए हैं क्लास के नाम के बाद ये नहीं होते, ये सिंटैक्स नहीं है, ये क्या है, अननेसेसरी हैं। तो ये इनको सबसे पहले रिमूव किया जाए। उसके बाद क्लास का ब्लॉक शुरू हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। प्राइवेट का एक्सेस मॉडिफायर लिखा हुआ है, ये भी ठीक है। लेकिन एक चीज़ और देख रहे हैं, यहाँ पे कॉलन इनफैक्ट आने चाहिए थे। प्राइवेट पब्लिक के कीवर्ड के बाद आते हैं तो यहाँ पे वो भी नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि कॉलन जो है यहाँ पे मिस है। उसके बाद आप देखें तो डबल सेंटर के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट, यहाँ तक ये स्टेटमेंट ठीक है। इसी तरह डबल रेडियस के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, चले ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पब्लिक का कीवर्ड या एक्सेस मॉडिफायर आप कहते हैं वो है, उसके बाद सेमी कॉलन है। तो यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या गलती है। यहाँ पे गलती ये है कि ये एक्सेस मॉडिफायर के बाद ये जो सेमी कॉलन है ये नहीं होता, बल्कि क्या होते हैं, आपके कॉलन्स होते हैं। तो यहाँ पे भी एक ये गलती है, आप हाईलाइट कर सकते हैं कि एक यहाँ पे एरर है। उसके बाद आप देखें तो वाइड सेट सेंटर के नाम का एक सेटर है, एक सेटर फंक्शन है, और उसमें क्या पास हुआ है, दो डबल टाइप के पैरामीटर्स पास किए हुए आपने। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें तो सेंटर तो एक होता है सेट करने के लिए, और आपके पास इस क्लास के ब्लूप्रिंट में भी एक ही सेंटर है। तो यहाँ दो पास हुए हैं, तो आप चाहें तो ये सिंटैक्स एरर तो नहीं होगा, लेकिन आप चाहें तो इसको लॉजिकली बता सकते हैं कि सर्कल का सेंटर भी एक ही होता है और क्लास के अंदर भी सेंटर का वेरिएबल एक ही है। तो पैरामीटर दो आपने पास किए हैं, आप चाहें आपका फंक्शन आप 3 पास कर दीजिए। तो लुक्स लाइक कि यहाँ पे एक डबल अगर आ जाता सेंटर के लिए, और आप बता सकते हैं कि ये रिडेंडेंट है, जो दूसरा लिखा हुआ है ना डबल रिडेंडेंट है या रिपीट हो गया है, एक ही बात है। तो आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं अपने तौर पे, एक हाईलाइट कर सकते हैं बात, लेकिन ये सिंटैटिकली या सिंटैक्स वाइज गलती नहीं है। तो इसके नीचे अगर आप दूसरा सेटर आप देखें तो उसकी भी रिटर्न टाइप वाइड है, सेट रेडियस उसका नाम है, वो रेडियस सेट कर रहा है। लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो रेडियस हमने क्या लिया हुआ है, डबल, और यहाँ हम क्या पास कर रहे हैं, INT। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अगेन सिंटैक्स वाइज ये भी ठीक है, लेकिन क्या ये गलती, क्या आपने ऊपर लिया हुआ है रेडियस अपना डबल, और जब क्या आप यहाँ सेट रेडियस के सेटर को, यानी लग ये रहा है कि ये रेडियस सेट करेगा, ये वाला सेटर जो है वो रेडियस सेट करेगा, इस क्लास का जो डेटा मेंबर रेडियस है उसको सेट करेगा, लेकिन पास क्या हुआ, इंटीजर पास हुआ है। फंक्शन की डिक्लेरेशन या सिंटैक्स के हवाले तक तो ये बात ठीक है, लिखी जा सकती है, बट सीम्स ऑब्वियस कि यहाँ पे रेडियस आना चाहिए था। तो ये कुछ एरर्स हैं जो आप इसमें यानी किसी डिफरेंट इंक के साथ लिख सकते हैं, और आगे कमेंट दे के भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो
इसके नीचे एक एक लाइन ऐड करते जाएं, उसके साथ भी लिख सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप साथ साथ लिखते हैं, तो यूँ क्वेश्चन का जो रिस्पॉन्ड भी हो जाएगा और आपको अलग से पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये चेक करना भी कदरे काफ़ी आसान होगा। तो कन्वीनियंट वे मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर ये है। मैं ये एडवाइस करूँगा, आपको जो अप्रोच अच्छी लगती है आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एरर्स आइडेंटिफाई आपने करने थे वो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कर लिए हैं। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए इज डिक्लेयर्ड एज ए डाटा मेंबर ऑफ क्लास बी। यानी आप क्लास बी लिख रहे हैं और क्लास बी के अंदर कहीं क्लास ए का ऑब्जेक्ट है। आपको याद होगा आपने स्टूडेंट की क्लास लिखी और स्टूडेंट की क्लास के अंदर आपने उसका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने ऊपर एक क्लास लिखी है पहले से ही, डेट के नाम की आपने क्लास लिखी और उस क्लास के अंदर 3 डेटा मेंबर्स आपने लिए, यानी इंटीजर मंथ, इंटीजर डे और इंटीजर ईयर। तो अब आपने क्लास स्टूडेंट की क्लास के लिए डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो डेट ऑफ बर्थ को आपने किसी और क्लास को एज ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट की क्लास के अंदर डेट ऑफ बर्थ के ऑब्जेक्ट नहीं आना है। ये क्वेश्चन हो गया, मेरे ख्याल है आप समझ गए होंगे। ये 2 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, उनका हमें आंसर देना है। एक तो हमें लिखना है कि कंस्ट्रक्टर की जो तरतीब है वो क्या होगी। तो आप याद रखिएगा कि क्लास ए का जिसने दूसरी क्लास में कंटेन होना है, जिसके ऑब्जेक्ट ने, उसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, वो ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्लास बी जो आउटर क्लास है, एनक्लोजिंग क्लास, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। द कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए, द कंटेन्ड ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड फर्स्ट, फॉलोड बाय द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास बी। यही हम कह रहे हैं। इस सूरत में जो एग्जाम्पल हम देख रहे थे अभी, स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर ये बाद में कॉल होगा, पहले डेट क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाएगा, और डीओबी या डेट ऑफ बर्थ नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका होगा। उसके बाद स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में क्रिएट होगा। ऑन दी अदर हैंड डिस्ट्रक्टर के लिए ये तरतीब डिफरेंट है, ये बिल्कुल इसके रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो डिस्ट्रक्टर किस तरतीब से होंगे? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि क्लास बी का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके बाद क्लास ए का डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर की जो भी तरतीब है, डिस्ट्रक्टर की तरतीब इसके बिल्कुल क्या है, पोलर ऑपोजिट है, या रेसिप्रोकल है, या रिवर्स आप कह लीजिए। सो द डिस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी विल बी कॉल्ड फर्स्ट। ठीक है, ये पहले कॉल होगा, यानी इनक्लोजिंग का डिस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, आउटर क्लास का डिस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, और उसके बाद आपकी कंटेन्ड या इनर क्लास का डिस्ट्रक्टर जो है वो बाद में कॉल होगा। ठीक है, तो उम्मीद आप याद रहेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इफ वी कॉल दिस फंक्शन 3 टाइम्स। अच्छा, कोई फंक्शंस हमें दिए हुए हैं, हमें उनकी आउटपुट जो है वो एंटीसिपेट करनी है, तो वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले एक फंक्शन दिया गया है कि वाइड फंक्शन 1 या फंक 1 के नाम से एक फंक्शन है, इंटीजर x इज इक्वल टू 0, x प्लस प्लस सी आउट एक्स एंड लाइन। तो ये देखिए, हम ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं तो हमारी पहली दफ़ा जो आउटपुट चलेगी, पहली बार हमने कहा था हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 टाइम्स, तो हमने पहली दफ़ा जब आउटपुट चलाई, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे हम आए और x इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आए और x प्लस प्लस, इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 1 हमने कर दिया, और उसका मतलब है सी आउट एक्स। तो x में हमने क्या प्रिंट किया, 1। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया, 1। ये मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है, जल्दी से आउटपुट है हमारी। तो ये हमारी आउटपुट है जी, x1 हो गया। ठीक है, अच्छा, तो हम सेकंड टाइम देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। x1 है इस वक्त, ये याद रखिएगा। ठीक है जी, 1 ही आउटपुट हुआ है। हम सेकंड टाइम दोबारा आए, फंक्शन कॉल हुआ, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचे तो हमने क्या लिखा हुआ है दोबारा, यानी इंटीजर x इज इक्वल टू 1, तो हमने दोबारा इनफैक्ट एक तरह से उसी x को इनिशलाइज कर दिया है। तो अब x क्या हो गया, फिर दोबारा 0, और फिर x में क्या यहाँ पे आया आके 1, और यही 1 हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम थर्ड टाइम चले गए और दोबारा यही काम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि तीनों दफ़ा हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, 1 1 और 1। वजह क्या बन रही है, ये एक स्टेटमेंट है जो फंक्शन के बिल्कुल अंदर आते ही पहले लिखी हुई है, और ये क्या कर रही है, उसी वेरिएबल को दोबारा इनिशलाइज करती जा रही है। स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर आपने पढ़ा होगा, वहाँ आपने देखा होगा कि फंक्शन के अंदर अगर हम एक या ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं
वो लोकल उसकी नोयत होती है और वो वहीं तक ही रहता है। तो इसका मतलब ये है कि यही डिक्लेयर हुआ ये ऑटोमेटिक वेरिएबल, और जैसे हमने फंक्शन कॉल हमारी ख़त्म हुई, यानी ये फंक्शन आउट ऑफ स्कोप किया, ये वेरिएबल भी गया, और जैसे ही नेक्स्ट टाइम दोबारा डिक्लेयर हुआ तो ये क्या हो गया, दोबारा इनिशियलाइज हो गया, दोबारा क्रिएट हो गया। इनफैक्ट यानी आपने अगर 10, 12, 15 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा इस फंक्शन को कॉल किया तो आपने आउटपुट ही पता नहीं है, वो हमें ड्राई रन करके देख ली है। चूँकि फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल का स्कोप लोकल है, तो जब भी ये कॉल होगा तो ये दोबारा क्रिएट होगा, 0 से इनिशियलाइज होगा, और दोबारा फिर जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और यूं ये 111 ही प्रिंट कर सकेगा। तो ये हमारा था कि आउटपुट क्या होगी। ओके, जिसका सेकंड पार्टी में हमारे पास कि ये एक और फंक्शन दिया हुआ है, और ये देखिएगा कि इसके साथ क्या होता है। इसको भी हमने 3 टाइम एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ देखिए हमने फंक्शन कॉल किया, और यहाँ पे ये जो बोर्ड वर्ड आपको मिल रहा है ना, ये बेसिकली मैंने इंटेंशनली बोल किया स्टैटिक। ये यहाँ पे नोयत बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। अब ये फंक्शन के अंदर हम आए, जैसे ही ये स्टैटिक वेरिएबल हमने पहली बार अगर फंक्शन के अंदर आए हैं, ज्यूम करते हैं कि हम पहली बार फंक्शन के अंदर आए, तो पहली बार जब आए हैं तो ये स्टैटिक इंटीजर एक डिफाइन हो गया x, और स्टैटिक वेरिएबल्स का आपको पता है स्कोप, पूरे प्रोग्राम जितना स्कोप होता है जब तक हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। इन अदर वर्ड्स स्टैटिक वेरिएबल हमारे पूरे प्रोग्राम में एग्जिस्ट कर सकते हैं और करते हैं। तो यहाँ हमने जब कहा कि x इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है कि कहीं एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया और इसका स्कोप पूरे प्रोग्राम तक रहेगा, चाहे ये फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है एक दफ़ा, उसके बाद भी। तो हमने कहा x प्लस प्लस, तो x इज इक्वल टू 1, और यही 1 प्रिंट हो गया पहली दफ़ा। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, हम नीचे कहीं चले गए अपने प्रोग्राम में, कुछ इंस्ट्रक्शंस हमने यानी एग्जीक्यूट की, और उसके बाद फिर हमें ज़रूरत पड़ी कि हमने दोबारा इस फंक्शन को कॉल कर लिया। तो जैसे ही हम सेकंड टाइम पे आए, यहाँ पे हम सेकंड टाइम पे फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर कॉल कर रहे हैं, तो अब यहाँ कंपाइलर ने ये देखी स्टैटिक इंटीजर x इज इक्वल टू 0। तो अब चूंकि x क्रिएट हो चुका हुआ है, हमारे पास अवेलेबल है, स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है, और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान उसका स्कोप भी इस वक्त है और वो एग्जिस्ट भी करता है, तो ये इग्नोर हो जाएगी। दोबारा x इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, याद रखिएगा, ये x इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। तो इसलिए उसने ये इग्नोर कर दिया। हाँ, अलबत्ता यहाँ जब वो आया और उसने देखा x प्लस प्लस है, तो उसने x को 1 से क्या कर दिया 2, तो सेकंड टाइम यहाँ क्या प्रिंट होगा 2, यानी आपने उसके बाद सी आउट किया तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे इस x में जो कहीं ग्लोबली पड़ा हुआ ऊपर कहीं अपने स्कोप में, ये x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। और थर्ड टाइम भी इनफैक्ट यही काम होगा। थर्ड टाइम भी जब भी हम आएंगे इस फंक्शन में तो यही काम हो रहा होगा। ये देखिए हम थर्ड टाइम आए और ये सबसे पहले स्टेटमेंट मिली कि जी स्टैटिक इंटीजर x इज इक्वल टू 0। कंपाइलर ने कहा कि नहीं, देयर इज़ नो नीड, देयर इज़ x वेरिएबल स्टैटिक ऑलरेडी अवेलेबल, उसकी वैल्यू भी 2 है। ये इग्नोर होगी स्टेटमेंट। वो यहाँ पे पहुँचा और उसने कहा जी इस वेरिएबल को क्या करना है प्लस प्लस, तो यूँ x क्या हो गया 3। उसके बाद वो यहाँ पहुँचा और उसने देखा कि x क्या करना है प्रिंट करना है। तो थर्ड आइट्रेशन में, असल में आइट्रेशन तो नहीं है, चले जो तीसरी दफ़ा कॉल हुआ ये फंक्शन, तो x ने क्या प्रिंट किया या फंक्शन ने क्या प्रिंट किया 3। तो ये असल में फ़र्क है दोनों फंक्शंस की कॉल के अंदर। सिर्फ एक स्टैटिक के कीवर्ड ने तरतीब आपने देखा खासी बदल दी है। वहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था 1 1 1 और यहाँ पे क्या आ रही है 1 2 3। ये किस वजह से हुआ है, स्टैटिक के वेरिएबल से, क्योंकि फंक्शन कॉल हो रही है लेकिन दोबारा वो वेरिएबल इनिशलाइज नहीं हो रहा। अब पूरे प्रोग्राम में हमारे पास x इज इक्वल टू 3 अपडेटेड पड़ा हुआ है, और चाहें तो हम दोबारा भी फंक्शन कॉल करें तो ये स्टेटमेंट जो हमने यहाँ लिखी हुई है डिक्लेरेशन की, ये इनफैक्ट इग्नोर होती रहेगी। और जब तक x प्रोग्राम चल रहा है हमारा x एग्जिस्ट भी करता रहेगा और इसकी वैल्यू जो है वो 3 भी, अनटिल अनलेस कि हम कोई आगे जाके अपने प्रोग्राम में या इसी फंक्शन में इसको मैनिपुलेट नहीं करते या अपडेट चेंज वगैरह नहीं करते। तो ये थी हमारी आउटपुट दोनों प्रोग्राम्स की कि 3 टाइम्स चल के क्या आउटपुट आती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द जनरल सिंटैक्स फॉर द क्लास दैट हैज़ वन फंक्शन एज ए फ्रेंड। आपकी क्लास का कोई एक फंक्शन है फ्रेंड, आपने उसका जनरल सिंटैक्स लिखना है, ठीक है, सिंपल। और डेफिनेशन ऑफ ए फ्रेंड फंक्शन, तो आपने उसी फ्रेंड की डेफिनेशन भी लिखनी है। तो वो देखें कैसे लिखते हैं।
हमने क्लास माई क्लास ये एक ले ली, कोई क्लास पब्लिक का आपने एक्सेस मॉडिफायर लगा दिया और उसके बाद जितने भी आपने पब्लिक फंक्शन लिखने होंगे सेटर और गेटर वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या लिखा, फ्रेंड का कीवर्ड। हम देखिए हमारा एक फ्रेंड है उसको डिक्लेयर करने लगे हैं, उसकी डिक्लेरेशन लिखने लगे हैं क्लास के अंदर। तो हमें बाय डेफिनेशन पता है कि हम ये इसको क्लास के ऊपर, दरमियान में, कहीं नीचे, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इस दरमियान किसी भी जगह ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं अपनी क्लास के अंदर, इससे जगह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस फ्रेंड फंक्शन की डिक्लेरेशन का यानी इसके लिए ये आपका प्राइवेट और ये पब्लिक, इन एक्सेस मॉडिफायर का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप चाहें तो पब्लिक सेक्शन में लिख सकते हैं, चाहे तो प्राइवेट में लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लास के अंदर लिखना अपने कहीं भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो हमने फ्रेंड का कीवर्ड लिखा, इससे मतलब कि ये जो हम फंक्शन डिक्लेयर करने जा रहे हैं या जिसकी डिक्लेरेशन लिख रहे हैं वो इस क्लास का क्या है, फ्रेंड फंक्शन है। उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। ये उसका नाम है फ्रेंड फंक्शन यहाँ से यहाँ तक। और ये कितने पैरामीटर ले रहा है, ये 2 इंट टाइप के या इंटीजर टाइप के पैरामीटर ले रहा है और सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट कर दिया। तो ये क्या होगी, इस फ्रेंड फंक्शन की हमारी एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर वन लाइनर डिक्लेरेशन होगी। हमने इस माई क्लास को बता दिया है कि फ्रेंड फंक्शन के नाम का जो एक फंक्शन है वो आपका या इस क्लास का क्या है, फ्रेंड है। नो दिस फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस इवन द प्राइवेट डेटा मेंबर्स और द पब्लिक फंक्शंस ऑफ दिस क्लास, जो कि माई क्लास के नाम की है, एक्सेस कर सकता है बाय डेफिनेशन, ऐसा ही हम कहते हैं। अब आती है बारी कि दूसरा जो सेक्शन है उसकी रिक्वायरमेंट्स ये है कि इस फंक्शन की कोई आपने डेफिनेशन भी लिखनी है। तो डेफिनेशन में मेरे को मखसूस तो नहीं कहा गया, तो डेफिनेशन हम लिखेंगे लेकिन क्लास से बाहर जाके। तो ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है राइट साइड पे बॉटम पे, ये क्या है, क्लास से बाहर है। यहाँ हमने अपनी क्लास को क्लोज कर दिया हुआ, यहाँ पे क्लास क्लोज करते हुए ये मिस हो गया सेमीकोलन, चले मैं ऐड कर देता हूँ। तो क्लास के बाहर हम आए और हमने कहा ये देखिए इंटीजर टाइप उसकी रिटर्निंग टाइप है, तो हमने यहाँ पे भी वही दिया है, ये उसका नाम है, हमने वही नाम लिखा है। और इंटीजर ए और इंटीजर बी 2 इंटीजर टाइप के पैरामीटर ले रहा है क्लास के अंदर जब हम इसकी डिक्लेरेशन लिख रहे थे। और उसके बाद फिर हमने कहा जी इस फंक्शन के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, उसमें कुछ कंप्यूट हो सकता है, प्रिंट हो सकता है, वी डोंट नो, बट समथिंग विल बी देयर इनसाइड दिस फंक्शन। और उसके बाद फिर ये फंक्शन क्या हो जाता है, यहाँ से क्लोज हो जाता है। तो ये इस फंक्शन की एक जेनेरिक सी क्या हो गई है, या एक जनरल सी स्टैंडर्ड सी एक डेफिनेशन हो गई है। तो डिक्लेरेशन हमने क्लास के अंदर लिखी है, फ्रेंड की बता दिया ये फ्रेंड है, और उस फ्रेंड फंक्शन की हमने डेफिनेशन क्लास के बाहर लिखी है। ये रिक्वायरमेंट सी क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट ए प्रोग्राम दैट डिफाइंस 5 वेरिएबल्स दैट स्टोर द सैलरीज ऑफ 5 एम्प्लॉयज। तो 5 को एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी आपने स्टोर करनी है, वो आपने स्टोर करनी है किसी 5 वेरिएबल्स के अंदर, वो हम डिक्लेयर कर लेंगे। सेट डब्ल्यू आपने यूज़ करना है और सेट फिल आपने यूज़ करना है। ये मैनिपुलेटर आपने यूज़ करना है टू डिस्प्ले ऑल दी सैलरीज इन ए कॉलम। एक ही कॉलम में आपने ये सैलरी आउटपुट करनी है, यानी फीलिंग ये कॉलम वाली आनी चाहिए और एक स्टैंडर्ड आउटपुट आनी चाहिए, जो कि सेट डब्ल्यू आपको पता मैनिपुलेटर थोड़ा सा हेल्प करता है आपको आउटपुट को मॉडिफाई करने में और उसका फॉर्मेट सेट करने में। डिस्प्ले ऑल डेटा विद इन ए पर्टिकुलर विड्थ ऑफ 8, ये आप देख सकते हैं हमें 8 विड्थ का कहा गया है। एक चीज़ ये देख लेते हैं, और एम्प्टी स्पेसेस शुड बी फिल विद दी एस्टेरिस्क। तो एस्टेरिस्क के साथ हमें एम्प्टी जो है वो फिल करनी होगी। तो ये हमारा प्रोग्राम है। ओके जी, मैंने ऑलरेडी ये कोड कर दिया हुआ है जस्ट टू सेव टाइम। तो लेट्स रिव्यू टुगेदर और उसके बाद फिर एक दफ़ा इसको कंपाइल करके चेक करते हैं जी। तो ये हमारा प्रोग्राम है, सिंपल सा है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। आपने आयो स्ट्रीम हेडर फाइल अटैच किया, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आयो मैनअप आपने ऐड किया। आपको पता है ये इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन, यानी आपके जितने मैनिपुलेटर्स हैं वो आपने कोई भी यूज़ करना है तो आयो मैनअप आपको हेडर फाइल ऐड करनी पड़ती है। आप मेन के अंदर आए और सेल 1 से लेकर सेल 5 तक आपने कोई डिफरेंट, मैंने यहाँ पे कोशिश की है 4 फिगर 5 फिगर और 6 फिगर सैलरीज ली हुई हैं, ताकि आउटपुट पे हमें थोड़ा सा जब डिस्प्ले मिले तो एस्टेरिस्क का फ़र्क नज़र आए, वहाँ पर उसका पता चले। वो हमने यूज़ कर ली है। 5 सैलरीज लेनी है हमने सेल 1 से सेल 5 तक, और आउटपुट हमने किया है सी आउट। सेट फिल को हमने कॉल किया और सेट फिल को देखें सिंगल, आप इसको हाइफन भी बोल लेते हैं और सिंगल कोटेशन भी बोल लेते हैं, जो आप कह सकते हैं। उसके अंदर आप देखें अपने स्टैरिक आपको कहा गया था स्टैरिक फिल होना चाहिए। उसके बाद आप सेट डब्ल्यू कॉल कर रहे हैं और सेट डब्ल्यू क्या कर रहा है, आपको 8 सेट कर रहा है, विड्थ 8 की, 8 कैरेक्टर्स की, ये हमें कहा गया था। ये सेट करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, सी आउट सेल 1।
आप पहली सैलरी प्रिंट कर रहे हैं और उसके बाद आप क्या दे रहे हैं, ये देखिए एंड लाइन दे रहे हैं। इसी पर्पज़ के लिए इसी फॉर्मेट में आप सैलरी 2 प्रिंट कर रहे हैं, इसी फॉर्मेट के ऊपर आप 3 प्रिंट कर रहे हैं, 4 प्रिंट कर रहे हैं और ये सैल 5 प्रिंट कर लेते हैं। तो इसको करते हैं कंपाइल और आपके साथ आउटपुट शेयर करते हैं ज़रा कि इसकी आउटपुट क्या आएगी कंसोल के ऊपर। ये आउटपुट आप देख सकते हैं, सेल 1 जो है वो आपके पास 100,000 है, वो ऐसे ही आ रही है और 6 फिगर हो गए हैं, तो इसलिए लेफ्ट साइड पे आप देखते हैं 2 एस्टिक्स आए हुए हैं। इसी तरह 15,000 जो है वो 5 फिगर होता है आपका, 3 एस्टिक्स आए हुए हैं। 9,000 आपका 4 का होता है, तो वो उसके लेफ्ट साइड पे आप देख लें 4 एस्टिक्स और 4 डिजिट है वो 8 बना हुआ है। इसी तरह 30,000 आपका 5 डिजिट का होता है, तो लेफ्ट साइड पे 3 एस्टिक्स W8 की बनी हुई है। और 1.6 मिलियन में आपको पता है 7 डिजिट बन जाते हैं, क्योंकि मिलियन में 6 डिजिट 0 के होते हैं और एक किसी नंबर का होता है, तो 1.6 में ज़ाहिर बात है 7 होंगे। और लेफ्ट साइड पे एक सिर्फ एस्टिक आएगा, तो यूँ ये W8 वो हो जाएगी 8 डिजिट की, या 8 जो कैरेक्टर्स हैं उनके विड्थ, और यूँ ये आपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्प्ले कर दिया। बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम था। आई जस्ट टाइप इट टू सेव टाइम कि मैं आपको रन करके दिखा दूँ और उसके आउटपुट है। तो ये हमारा प्रोग्राम था। आप चाहें तो पास करके इसको कॉपी कर सकते हैं, और बेहतर है कि आप इसको खुद से लिखिए, अपने हाथ से इसको टाइप कीजिए। तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर ये 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट अस हैव अ क्लास स्ट्रिंग। ये आपकी कोई क्लास है एक स्ट्रिंग, और ये नीचे दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर ही दी हुई है। क्लास स्ट्रिंग देखिएगा, एक प्राइवेट डेटा मेंबर है, वो क्या है, करेक्टर एरे है, एक बफर 25 साइज की एरे डिक्लेयर है बफर नाम की, सिर्फ ये इस क्लास के अंदर इतनी है। तो हमें कहा गया है कि इस क्लास के लिए जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, ये आपने ओवरलोड करना है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड करना है फॉर दिस क्लास, और उससे आप क्या कर सकें, वन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। यानी आप चाह रहे हैं कि इस क्लास का, यानी स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट आप यहाँ लिखें, यानी आप ऐसे लिखें कि obj1 इज इक्वल टू obj2। तो कुछ ऐसा हो कि obj जो 2 है इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाए, कॉपी हो जाए obj1 को, और ये चूंकि क्लास है तो इसलिए हमें ये इज इक्वल टू का ऑपरेटर जो है वो खुद से ओवरलोड करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट कंपाइलर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारी डिफाइंड टाइप है। तो क्विकली हम देख लेते हैं कि इस क्लास के लिए हमें असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे ओवरलोड करना पड़ेगा। तो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखें, हमने वर्ड का कीवर्ड लिखा है कि ये जो हमारा ऑपरेटर का जो ओवरलोड का फंक्शन हम लिख रहे हैं, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। स्ट्रिंग ये हमारी क्लास का नाम है, आपको पता है, पहले रिटर्न टाइप आएगी, क्लास का नाम बाद में आएगा। उसके बाद हमारे ऑपरेटर्स हैं, कॉलन कॉलन ऑपरेटर का कीवर्ड हमने लिखा, और इस ऑपरेटर को ही हमने ओवरलोड करना है इज इक्वल टू को। अच्छा, ओवरलोड हम करेंगे इज इक्वल टू को, तो हम क्या पास करेंगे, पैरामीटर इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे अदर नाम का हमने दिया हुआ है, लेकिन कैसे पास कर रहे हैं, कांस्टेंट रेफरेंस। तो इसका मतलब हमारा ऑपरेटर ओवरलोड का फंक्शन हमारे इस अदर के ऑब्जेक्ट को, स्ट्रिंग के अदर के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है, लेकिन सिर्फ रीड कर सकता है, यूज कर सकता है। क्यों, कांस्टेंट रेफरेंस। आपको याद होगा अभी हमने शायद क्वेश्चन नंबर 1-2 में यही बात की है। हमें ये भी कहा गया था कि आप चेक कीजिएगा कि सेल्फ असाइनमेंट ना हो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये भी चीज़ थी। आप ज़रा दोबारा पढ़िएगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। योर कोड शुड बी अवॉइडिंग सेल्फ असाइनमेंट। तो ये सेल्फ असाइनमेंट भी नहीं होनी चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। तो ये सेल्फ असाइनमेंट के लिए सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि इफ़ दिस इज इक्वल टू अदर। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट करंट रेफर हुआ है, ये और जो आपको पास हो रहा है अदर वाला, ये दोनों एक ही हैं। अगर तो एक ही है तो फिर आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो। इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना करो। तो ये हमने क्या चेक कर लिया है, सेल्फ असाइनमेंट। यानी जो मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ और ये जिस ऑब्जेक्ट को हमने रेफर किया हुआ है, जो ऊपर से या अदर से आपको मिला हुआ है, अगर तो ये सेम है दोनों, इसका मतलब ये है कि आप सेल्फ असाइनमेंट कर रहे हो, आप उसी के अंदर उसी को असाइन कर रहे हो। एक ही ऑब्जेक्ट है दोनों, तो फिर यहाँ से निकल जाओ आप, फिर आप कुछ ना करो। इसलिए हमने कहा फिर आप रिटर्न कर जाओ। लेट मी इरेज दिस फॉर अ व्हाइल, ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन कम हो जाए। ठीक है, तो सेल्फ असाइनमेंट हमने चेक कर ली कि जी सेल्फ असाइनमेंट हम नहीं करेंगे। अच्छा, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट बराबर नहीं हैं, दिस का जो हम रेफर कर रहे हैं और जो हमने इसको पास किया अदर का, ये अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मतलब ये है कि ये इफ़ हो गई इग्नोर, और हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे हम आके क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर डिफाइन कर रहे हैं लेंथ का।
ठीक है, ये 5, 4, 10, 12 कोई हम लेंथ इसके अंदर रख लेंगे, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि हमने कितनी लेंथ लेनी है। तो अगर आप ध्यान से देखें या सोचें तो हमने जो ऑब्जेक्ट बनाना है या इस वक्त जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जो हमने बनाया हुआ है, जिसको हमने एक्सेस किया हुआ है, जिसके कीवर्ड से जिसको हमने एक्सेस किया हुआ है, उस स्ट्रिंग क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर भी एक बफर होगा। इसका मतलब है उसका साइज वही होना चाहिए जिस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हमने पास किया हुआ है, उसके बराबर होना चाहिए। पहले तो हम एक वेरिएबल ले रहे हैं लेंथ, उस लेंथ के वेरिएबल को हम चेक करेंगे कि जिस अदर को हम पास कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है। तो वो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया हुआ है पहले तो उसकी लेंथ निकाली जाए, पहले तो इस अदर की लेंथ निकाली जाए ना, और जो लेंथ निकलती है वो हमारे किस में चली जाए, लेंथ के वेरिएबल में। अब हमें पता चल गया जो हमारा अदर का ऑब्जेक्ट आया हुआ है स्ट्रिंग क्लास का, उसकी लेंथ कितनी है। फॉर एग्जांपल वो स्ट्रिंग थी 11 कैरेक्टर्स की, तो यहाँ आपको पता चल गया कि आपने 12 कैरेक्टर्स की एक आपको स्पेस चाहिए जिसमें जो स्ट्रिंग आपने कॉपी करनी है इज इक्वल टू या असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू ओवरलोड करके आपको 12 कैरेक्टर की स्पेस चाहिए, वो आपने यहाँ पे क्रिएट करनी है। लेकिन उससे पहले आप एहतियातन क्या करते हैं, इस क्लास के लिए जिसके लिए आप ये ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं उसका जो करंट ऑब्जेक्ट है उसका भी बफर होगा, जाहिर बात है, उसको आप क्या कर रहे हैं, डिलीट। एहतियातन आप ऐसा कर रहे हैं ताकि आप मेमोरी लीक से अवॉइड कर सकें। जो करंट मेमोरी एलोकेट हुई हुई है ना उस ऑब्जेक्ट को, जो करंट ऑब्जेक्ट है हमारा, जो दिस पॉइंटर से हमने एक्सेस किया हुआ है या इम्प्लिसिटली एक्सेस हुआ हुआ है, उसके लिए क्या किया हमने, बफर को पहले हमने डिलीट कर दिया, एम्प्टी कर दिया। और जितनी लेंथ हमने ली हुई थी यहाँ ऊपर, इसको हम कह रहे हैं इससे एक ज़्यादा करके, क्योंकि कैरेक्टर एरे है तो एक नल कैरेक्टर भी आना है। तो अगर वो 11 थी तो यहाँ 12 की स्पेस क्रिएट हो जाए एक नई, और ये न्यू का कीवर्ड से क्रिएट होके पॉइंटर कहाँ चला जाए, बफर के अंदर। और जब ये काम हो जाए, जितनी स्पेस मुझे चाहिए, और वो स्पेस किसने बताई है, जो उसी क्लास का अदर नाम का और ऑब्जेक्ट आया हुआ, उसने बताया कि ये मेरी स्ट्रिंग की लेंथ है, वो हमने लेके एक उसमें जमा किया है, इतनी हमने नई स्पेस एलोकेट की है। तो हमारे ऑब्जेक्ट का जो बफर डेटा मेंबर है वहां पे जो कांस्टेंट रेफरेंस से हमने अदर का ऑब्जेक्ट पास किया उसके बफर की वैल्यू स्ट्रिंग कॉपी से कॉपी कर दी हमने। तो अब हमने क्या कर दिया, अब हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2, कि जो ऑब्जेक्ट 2 की स्ट्रिंग है या वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट 1 में जा सकती है, क्योंकि हमने इज इक्वल टू या असाइनमेंट ऑपरेटर अपनी मुतलका क्लास के लिए क्या कर लिया है, ओवरलोड कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये क्लास किस तरह अपना असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड कर रही है और सेल्फ असाइनमेंट से बच रही है, ये दोनों चीज़ें किसी हद तक कुछ क्लियर हुई होंगी। एडवाइस यही है कि आप इनको खुद लिखिए, टाइप कीजिए और फिर प्रोग्राम रन कीजिए। तो यूँ हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए जी। हमारा ये आज का सब्जेक्टिव जो था CS 201 का जो पेपर 2 था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। वी शेयर्ड विद यू अनदर 10 क्वेश्चंस। अब आपके 20 क्वेश्चंस हो गए जो आपने हमारे साथ रिव्यू किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बेहतर इंसाइट आपको मिल गई होगी। हमने यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी देखे हैं, कुछ एरर करेक्शन के या डिटेक्शन के भी देखे हैं, आउटपुट के भी अपने क्वेश्चंस देखे हैं, कुछ हमने फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात की है, कुछ हमने कोड खुद से लिखा भी है, और कुछ हमने कंपाइल करके भी देखा है। इस मुख्तसर से टाइम में हमने कोशिश की है कि सारी चीज़ें कवर की जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि इससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा, कुछ आपकी चीज़ें बेहतर हुई होंगी और आपकी तैयारी में आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इंशाल्लाह। हमेशा की तरह जैसे मैं कहा करता हूँ कि इस सारी सीरीज़ को, इस सारे काम को इनिशिएट करने का या इसको आप तक प्रेजेंट करने का मकसद सिर्फ यही है सॉलिडली कि आपकी तैयारी, आपकी प्रेपरेशन, आपकी असेसमेंट वो उसको बेहतर किया जाए, ताकि आप अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर रहे हों। एग्ज़ाम में भी टाइम है और आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं टाइमली, सो यू कैन आइडेंटिफाई द गैप्स एंड यू कैन ब्रिज दोज गैप्स। और यही हमारी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर हम आपके लिए कंटेंट लाएं ताकि आप टाइमली चीज़ों को फिक्स कर सकें, और एक अच्छी प्रेपरेशन के साथ, एक भरपूर प्रेपरेशन के साथ इंशाल्लाह आप अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर करें, एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें और एक अच्छा स्कोर एंटीसिपेट करें इंशाल्लाह। तो चलिए, हमने कोशिश की थी कि कुछ 2 से 3 प्रैक्टिस एग्जाम आपके साथ शेयर कर सकें। 2 आज हमने कर दी हैं, लेकिन आपने अगर ख्वाहिश जाहिर की और आपने ज़रूरत महसूस की और आपने अगर आपको एग्ज़ाम और चाहिए, आपको लगता है कि बेहतर इससे काम हो रहा है, प्रैक्टिस आपकी हो रही है और चीज़ें आपको एक्सप्लेन जब हो रही हैं तो और चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियोज़ और चाहिए। I'll definitely create another. तो आपकी 3 हो जाएंगी। 30 questions will be enough to give you an idea before appearing your real exam. ठीक है। So जो पार्ट 3 है या पेपर 3 है
वो हम बना रहे हैं या नहीं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिक्वेस्ट। ठीक है, आप लोगों की रिक्वेस्ट अगर आती है तो आई क्रिएट वन, और अगर आपकी रिक्वेस्ट नहीं आई तो मैं यही समझूंगा कि 2 जो पेपर हमने आपको शेयर किए, आपके साथ शेयर किए हैं 20 क्वेश्चंस, तो वो कुछ सफिशेंट है, या आपकी तैयारी इतनी अच्छी है कि शायद आपको ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि फिर किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को हम ये टाइम दे सकें या उनको एंटरटेन कर सकें। ठीक है, मीनवाइल अब तक ख्याल रखिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड फीडबैक। टेक केयर, गुड लक विद योर फाइनल एग्जाम्स इंशाल्लाह। ढेर दुआएं, अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबियाँ और आसानियाँ फरमाए और आपको खैरियत से रखे। फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में, किसी कंटेंट में आपसे बात होती है। तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।